मित्रों, जैसे मैंने आप सबसे वादा करा था कि आज हम बातचीत करेंगे एक और वार्तालाप में पन्नू जी से। पन्नू भाई को मैं पिछले 2 साल से जानता हूं और बहुत सारे कार्यक्रमों में हमें मिलते हैं और बहुत ही जिसे बोलेंगे बहुत प्योर हार्टेड हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं। और मैंने बहुत बार इनसे बात करी है, बहुत बार मुझे जब भी मैं बात करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप आइए हमारे मंच पर एक और वार्तालाप में और अपनी दिल की बात हमसे कीजिए और हम आपके बारे में आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है पन्नू भाई आपका। मेरी तरफ से भी ब्रजेश भंडारी भाई के जितने भी चैनल है, जितने भी दर्शक है चैनल में जुड़े हैं या जो उनके वीडियो को देखते हैं, सभी थे मेरो नमस्कार, मेरो प्रणाम। बहुत अच्छा लगी और आज दूसरी दां हमारी मुलाकात होनी चाहिए एज ए इंटरव्यू। पहले भी बात हुई है हमारी और अक्सर हम लोग कार्यक्रमों में मिलते रहते हैं भंडारी जी से, और एक बहुत अच्छे कला प्रेमी हैं और हमारे एक बहुत अच्छे मित्र भी बन गए कुछ सालों में। तो आज एक बार फिर से चैनल के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का भी मौका मिला मुझे, तो भंडारी जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू भाई। और आज स्पेशल भी है क्योंकि आज हम ऑन रोड हैं और रोड पे चलते चलते बात करें। ऐसी बात मैंने सिर्फ राजेश भाई से बात करी, राजेश मालगुड़ी भाई से, और राजेश भाई और पन्नू भाई भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। राजेश भाई जानते हैं इस बात को और सब लोग जानते हैं। तो पन्नू भाई, हम बातचीत की शुरुआत अपनी ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप अपने बचपन के बारे में हमें कुछ बताइए और जो आपका ये कला के प्रति प्रेम है ये कैसे जागृत हुआ? भंडारी जी देखिए, बचपना तो जैसे होता ही है सबका, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मस्ती में गुजरा हमारा बचपना। और मैंने भी बहुत अपने बचपन में बहुत मटरगस्ती करी है, बहुत एंजॉय किया है अपने बचपन को। लेकिन उम्र बढ़ती गई तो समझते चले गए जीवन को, और बस अपने बचपन में मैं अपने दोस्तों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय रहा हूँ। और जैसे कि अभी आप लोग मुझे देखते हैं वीडियो के माध्यम से कि सभी इतना प्यार करते हैं और बहुत चाहते हैं मुझे, मेरे गानों को पसंद करते हैं। तो ऐसे ही बचपन में भी मैं दक्षिणपुरी अंबेडकर नगर दिल्ली, साउथ दिल्ली में हमारा ये क्षेत्र था, वहीं मैं पैदा हुआ, वहीं पढ़ाई लिखाई सब वहीं हुई है। तो बचपन मेरा भंडारी जी बहुत अच्छा निकला है और मैंने बचपन का हर वो सुख पाया है जो एक बच्चा जिस सुख को पाने का एक सपना देखता है। अब तो वो खेल नहीं रहे, सही बात। लेकिन जो बचपन में हमारे टाइम में जो खेल थे सारे कबड्डी, छुपम छुपाई खेलना, ऊंच नीच का पापड़ा, पुलिस चोर, मतलब लत्तम लत्ता, कबड्डी, खो खो, चार खाने, कंचे, मतलब क्रिकेट से लेकर फुटबॉल, तकरीबन वो सभी खेल हमने खेले हैं। और बचपना भगवान की दया से बहुत अच्छा निकला भंडारी जी मेरा। अच्छा, मतलब तो जैसे ये एक्टिंग या मतलब ये चीज कहीं तो क्लिक करी होगी, कुछ तो ऐसा रहा होगा कि जो आपको लगा होगा कि आप कुछ थोड़ा सब लोगों से अलग करते हैं। देखिए भंडारी जी, मेरा मानना ये है कि ईश्वर ने ना सबको ऊपर से बना के भेजा है। बिल्कुल। बस एक होता है कि वो कलाकारी जो होती है अपने समय पे एक सही वक्त पे भगवान हमको आगे पेश कर देता है ऑडियंस के आगे। लेकिन मेरे अंदर जो छोटी मोटी आउटपुट ना वो बचपन से दिखती थी। कहने का मतलब ये है कि छोटे से ही मैंने कहा ना, मैं अपने बच्चों के दोस्तों के बीच में बड़ा फेमस रहा हूँ दक्षिणपुरी में। और जो लोग दक्षिणपुरी के मेरा वीडियो देख रहे हो उन्हें पता भी होगा मेरे बारे में। पन्नू राजा नाम था मेरा पहले। पन्नू राजा, ये देखने वाले दर्शकों को आज पता चला कि पन्नू भाई का नया नाम भी है, मतलब पुराना नाम एक है पन्नू राजा। दोस्तों में बोलते थे पन्नू राजा मुझे ना। तो मैं अपने दोस्तों में जैसे कि कभी किसी की बर्थडे पार्टी है तो भाई पन्नू डांस करेगा, पहले शादी है तो भाई बारात में सबसे पहले पन्नू नाचेगा। और ऐसे ही दोस्तों के बीच में मतलब कॉमेडी करना, मतलब लगा लीजिए भंडारी जी बचपन का मैं कपिल शर्मा था। अच्छा, बचपन के कपिल शर्मा जी जो आज जो कॉमेडी करते हैं, बड़े बोल लिए, ये मत कहना कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि मैं उन चीजों को, उन कॉमेडी उनमें से कई मतलब 50% कॉमेडी पंच मैं बचपन में कर चुका हूँ अपने दोस्तों के बीच में। मतलब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करूँ, क्योंकि बिकॉज जो बचपन होता है और जो कलाकार होता है वो तो एक जैसा ही होता है, चाहे वो बचपन उनका भी थोड़ा ऐसा ही है। वो बताते हैं कि वो भी पुलिस कॉलोनी में रहते थे, अपने दोस्तों के बीच में हंसते हंसाते थे। तो सेम चीज यही, अगर जो कलाकार है जिसके अंदर ऊपर वाले ने कोई नियमित उसको दी हुई है तो वो तो सब जगह फेमस ही होगा, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, चाहे वो वही चीज सेम आपके साथ भी है। तो फिर आगे की बात बताइए। तो बस ऐसे ही भंडारी जी पर चलता रहा अपने दोस्तों के बीच में। एक बार दोस्तों ने जरा फूक पे चढ़ा दिया कि पन्नू तूने डांस करना है रामलीला में। अच्छा। तो हमारे क्षेत्र में पहाड़ी रामलीला होती थी। अच्छा। और बहुत सालों से हो रही थी, तो मुझे वहाँ पर एक बार कॉमेडी करने का मौका मिला उस मंच पर। और
भगवान नारायण की इतनी कृपा थी रही वही मतलब मुझ पे कि मेरी जो कॉमेडी थी, जो मेरा वो उस टाइम पर जो वो कॉमेडी बोलने का जो मतलब गढ़वाली बोलने का जो मेरा एक अंदाज था, आधी गढ़वाली आधी हिंदी बोलना, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। तो उससे मैं थोड़ा फेमस हो गया अपने क्षेत्र में। अच्छा। तो रामलीला में अक्सर मुझे लोग सुनने के लिए, लोग देखने के लिए बहुत भीड़ आती थी कि आज पन्नू की कॉमेडी होगी, आज जाना है। तो और मुझे भी मतलब बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था कि अब रामलीला कब आएगी, 10 दिन हम लोग बड़ा एंजॉय करेंगे रामलीला में। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया और एक रामलीला ही एक पहला मंच है जहाँ एक बंदर का रोल मुझे मिला सबसे पहले। उसमें ही थोड़ी बहुत मैं कॉमेडी करता था। उस बंदर के रोल से भी करते करते मुझे एक कॉमेडी करने का मौका मिला और कॉमेडी करते करते मुझे डांस करने का मौका मिला। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो पहाड़ी समाज की रामलीला समिति थी, जिन्होंने मुझे अवसर दिया उस मंच के माध्यम से। और उसी मंच के माध्यम से ही भंडारी जी आज मैं आप लोगों के बीच में फिल्मों में और एल्बमों में कार्यरत हूँ। अच्छा भाई, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगा, या मतलब जैसे उस टाइम पे आपके परिवार का रिएक्शन क्या होता, फैमिली का रिएक्शन क्या होता जब आप ये सब करते थे? तो भंडारी जी, हम एक मिडिल क्लास लोग हैं और तो एक थोड़ा सा मतलब ये चीज़ होती है ना करने के लिए। देखिए वैसे हम लोगों में तो थोड़ा बुरा ही मानते थे कि भाई ये डांस डूंस अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पापा भी मतलब मैं अपने पापा की तरह था। मेरे पापा जी भी अपने गांव में बहुत मिलनसार, फनी और हंस मुख और क्या बोलते हैं मतलब हरफन मौला कलाकार थे। वो भी बड़े महफिल को लूट लेते थे। तो उनके कुछ गुण मेरे अंदर भी आए। तो पापा ने मुझे कभी मना नहीं किया, चल भाई अगर तेरे को पसंद है कॉमेडी करना, नाचना गाना तो तू कर ले। साथ में मम्मी भी, मैं मम्मी का लाडला था। मैं छोटा भाई, मतलब मेरे से बड़े भाई थे और मैं था छोटा। तो मतलब ऐसे कोई रोक टोक नहीं हुई मुझे, मतलब घर वालों को अच्छा ही लगता था। हाँ, वो क्योंकि देखो मैंने कहा ना मेरा नाम हो गया था बहुत जल्दी रामलीला में कि भाई अब पापा को लोग बोलते थे, अरे गुसाई जी आपका बेटा बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, आपका बेटा बहुत अच्छा डांस करता है। मम्मी को उनकी सहेलियां मिलती थी, भाई आज तुम और नो हम तो ऐसे कि हम तो मारे आली रामलीला में हमारे पुटू दर्द हो गया ही। तो मम्मी भी बड़ी खुश होती थी कि चलो भाई बेटे के वजह से हमारा उनको लोग जान पहचान रहे, तारीफ कर रहे। ये सब ये तो हर माँ बाप को अच्छा ही लगता है अगर हाँ, आपके बच्चे का नाम किसी अच्छे तरीके से अगर आपको ले रहे हैं और उसको मतलब एक सम्मान के साथ आपको, वो एक सम्मान होता है ना, घर वालों के लिए भी एक सम्मान की बात होती है कि हमारा बच्चा फेमस हो रहा है। बिल्कुल। तो फिर ये सफर आपका, फिर जैसे अब ये तो स्कूल कॉलेज है, मतलब जैसे आप बचपन में जो करते थे वो चीजें तो ये हो गई। फिर उसके बाद ये चीज आपकी लाइफ में आगे कैसे बढ़ी, मतलब क्योंकि लाइफ तो अभी इतनी लंबी है और आपने बहुत सारी चीजें करी हैं। तो फिर ये उसके बाद ये थी, क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं उस टाइम पे तो लाइफ का ये मतलब सिर्फ बहुत कम 5% लोग ये सोचते होंगे कि हम इसको करियर बनाएं। मतलब हमारा जो होता है ना कि एक आजीविका के लिए हम कुछ और करते हैं मतलब। तो आपका फिर ये आगे कैसे बढ़ा ये सफर, जो कलाकारी वाला या अभिनय वाला, या ये जो आप देखिए ब्रजेश भाई, एक कहावत आपने सुनी होगी कि समय बड़ा बलवान होता है और एक कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ, एक समय ऐसा था मेरा बचपना कि जो बहुत अच्छा गुजरा, बहुत मैं एक अच्छे माहौल में पैदा हुआ, अच्छे माहौल में पला बड़ा। पापा का बहुत प्यार, मम्मी का बहुत प्यार, भाई का बहुत प्यार मिला मुझे। और मौज मस्ती, जो मैंने कहा ना एक बचपन जो होता है वो मैंने बहुत अच्छे ढंग से जिया है, बहुत एंजॉय किया। जैसे मतलब शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी रहेगी। बेचारे कुछ बच्चे तो ऐसे भी है भंडारी जी की जिनको बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता, जो ज़्यादा खेल नहीं पाते, है ना, कई चीज़ें। लेकिन मुझे तो मेरा बचपन इतना अच्छा मिला है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हर जन्म में मुझे ऐसे ही माँ बाप मिले और ऐसे ही दोस्त मिले और ऐसे ही बचपना मिले। लेकिन एक समय जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो कुछ जिम्मेदारियां बढ़ गई। मैं पहले फोटोग्राफर था, मतलब मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो पापा ने कहा भाई लाइफ में क्या करोगे? तो 12th के बाद मैंने कहा भाई मैं कॉलेज ओपन से कर लूँगा, लेकिन मैं अपना काम करूँगा। तो मैं एक फोटोग्राफी की दुकान थी, उत्तराखंड फोटो स्टूडियो। अगर कभी आप दक्षिणपुरी में जाओगे, ब्लॉक नंबर 1 गढ़वाली मोहल्ला, वहाँ पे उत्तराखंड फोटो स्टूडियो के नाम से मेरी लाइब्रेरी भी थी। तो उस टाइम वीडियो का जमाना था, वो होते ना VHS वीडियो लाइब्रेरी। तो मेरा वीडियो लाइब्रेरी थी, ऑडियो कैसेट की दुकान थी और STD PCO था मेरा, और एक फोटो स्टूडियो, एक बड़ी दुकान थी मेरे पास। तो कुछ साल मैंने उसमें भी काम किया, चलाया। लेकिन होता है ना कुछ समय
ऐसा बदला लाइफ में, जितना मैं बचपन में इतना खुश रहा हूँ, इतना एंजॉय मैंने किया, लेकिन एक समय ऐसा भी आया मेरी लाइफ में भंडारी जी की मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब लगा लो, स्ट्रगल का मतलब मैंने, किस्मत ने और समय ने मुझे नाकों चने चबा दिए। मैं किसी तरह से घर से अलग हो गया था। अब वो खैर पर्सनल मैटर में आपको भी आपकी वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरी लाइफ में भी एक ऐसा समय आया कि मैं अपने घर से अलग हो गया। और वो घर से अलग होना, मेरा पैर घर से बाहर निकलना, मेरे सर से माँ पिताजी का हाथ हटना, लगा लो संघर्ष भरी जिंदगी हो गई मेरी। असली टफ जिसे बोलते हैं ना, असली लाइफ जो आती है वो उसके बाद असली लाइफ आई। बिल्कुल लगा लो कि मतलब ऐसा हो गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में भंडारी जी, मैंने ड्राइविंग करी है, मैंने सेल्समैनी करी है, मैंने होटल में काम किया है, मैंने कंडक्टरी करी है, मैंने बहुत सारे काम किए। मतलब जो भी आप मैंने दुकानें खोली, घर चलाने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे वो सारे मैंने बिल्कुल अपने जीवन को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। और देखो, जब मैं घर से अलग हुआ तो मेरा कोई भी रिश्तेदार मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। अच्छा। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना दोस्तों ने सपोर्ट किया, मतलब ना मेरा कोई रिश्तेदार जो मुझे इतना प्यार करते थे एक टाइम पे, सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। और मेरी लाइफ में जितना बचपन में एंजॉय था, जितना मैं खुश था, मेरी लाइफ जो थी बिल्कुल ही चेंज हो गई। स्ट्रगल आ गया सारा, बहुत स्ट्रगल। मतलब मैं क्या बताऊं, मैं सुबह नाश्ता करता था और दिन में मैं कुछ नहीं खाता था, पैसे बचाता था मैं कि यार पैसे बचा लो, क्या लंच करना, सिर्फ 2 टाइम का खाना खाओ, 2 टाइम का खाना खाओ, रात को खाना खाऊंगा सिर्फ। तो ऐसे भी मैंने दिन देखे और मतलब स्ट्रगल भरी जिंदगी रही मेरी भंडारी जी। फिर उसके बाद जैसे आप कला में, और जैसे आप ये सारे काम बता रहे हैं, आपने ये करा, दुकान खोली, सेल्समैन का काम करा, ड्राइवर का काम करा, ये सारी चीज़ें करी, तो उसके बाद भी जब आप फिर ये कला के लाइन में कैसे आ गए, और मतलब अभिनय के क्षेत्र में, अच्छा, मैं समझ गया ये कैसे आए? क्या पूछना चाह रहे हैं कि मैं इस फिल्म लाइन में कैसे आया? ये चीज़ मतलब ये तो भंडारी जी देखो, अक्सर जब कहते हैं ना कि भगवान, मैं अभी एक बात कही थी, समय हमेशा बदलता रहता है, बड़ा बलवान है। बिल्कुल सही बात। देखो, मैं शुरू से ही आस्तिक रहा हूँ और भगवान के ऊपर मेरा बहुत विश्वास रहा है और आज भी रहा है, और मैं आज भी भगवान की पूजा करता हूँ। और मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि हमेशा भगवान का ध्यान जरूर करें, चाहे 5 मिनट के लिए करें, पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे रास्ते खोलते हैं। अगर हमें कोई दुख तकलीफें होती हैं, कोई भी हमारे लाइफ में कोई भी ऐसी अड़चन आती है, तो उसको ईश्वर उन चीज़ों को हर लेते हैं और हमारे अच्छे रास्ते खोलते हैं। भगवान दयालु होते हैं बहुत। भगवान के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा थी और आज भी है, हमेशा रहेगी जब तक ये जीवन है। तो भंडारी जी, मैं बीच में जब नौकरी नहीं मिली ढंग से, मतलब अब लगा लो मेरा मकान का, मेरे अपने पर्सनल खर्चे होते थे महीने के 15,000 12,000, और तनख्वाह थी मेरी 5-6 हज़ार। अब लगाओ मैंने किस तरह, मेरे पे कर्जा भी हुआ मेरे पर, लेकिन खैर हमने कर्जा भी चुकाया। बीच में फिर साकेत पुष्प विहार में मैं रहा हूँ बहुत साल, दिल्ली, साउथ दिल्ली में साकेत पुष्प विहार सेक्टर 3 में, वहाँ पे रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे मैंने मिलजुल कर यहाँ वहाँ से सेटिंग शूटिंग कर के मैंने एक खोखा खोला। अच्छा। 4x4 का खोखा खोला, छोटा सा पान का खोखा खोला, और उत्तराखंड पान भंडार उसमें सिगरेट, अंडे, ब्रेड, टॉफी, और उस टाइम सीडी का जमाना आ गया था। अच्छा, सीडी का जमाना आ गया था। और मैं गढ़वाली गानों की सीडी भी बेचता था। अच्छा। किराए पे देना या बेचना ना। तो उत्तराखंड के एक बहुत बड़े ज्ञानी, बुद्धिजीवी, गायक कलाकार श्री मुकेश कठेत जी, जो मेरे गॉडफादर भी हैं, जिनको मैं अपना गॉडफादर मानता हूँ, वो एक एल्बम शूट कर रहे थे उस जमाने में। ये 2000 की बात है, सन 2001-2 की बात है। तो वो उन्होंने मुझे एक बार स्टेज कार्यक्रम में देखा था, उनको लगा था कि भाई शायद मैं अच्छा कलाकार हूँ, तो वो मुझसे मिलने आए। अच्छा। वो आपसे आपके दुकान पे मिलने आए? हाँ। वो पहले दक्षिणपुरी गए, उनको किसी ने बोला पन्नू दक्षिणपुरी में रहता है। जब वो दक्षिणपुरी गए, एक गर्मी का महीना था उस टाइम पर, जब उनको लगा कि पन्नू तो यहाँ रहता ही नहीं है, लोगों ने कहा पन्नू तो यहाँ छोड़ दिया उसने घर बार अपना, वो साकेत पुष्प विहार रहता है। अब लगाओ शायद मेरा एक अच्छा वक्त आना शुरू हो गया था, भगवान की दया मेरे पे शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरे भगवान को शायद मेरे स्ट्रगल में बहुत दया आई और मेरी भक्ति भगवान ने स्वीकार करी। तो मुकेश कठेत जी के अलावा अगर कोई दूसरा
अगर कोई होता तो शायद वो बोलता मैं कहाँ ढूंढूंगा, गर्मी भी हो रही है, अब इतना बड़ा पुष्प विहार है, मैं कहाँ ढूंढूंगा पन्नू गोसाई को। लेकिन मुकेश भाई उस गर्मी में पसीने में तर बदर होकर वो ढूंढते 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 सेक्टर 3 पहुंच गए मेरे खोखे के पास। अच्छा, खोखा दिन में बंद था, मैं दिन में अपने घर जाता था। हाँ। अब वो बड़े परेशान, क्या करे, तो और गर्मियों का टाइम था, गर्मियों का टाइम था, दिन में बंद ही हो जाता है। अच्छा, अच्छी बात ये रही कि उसके नीचे मेरा कांटेक्ट नंबर लिखा था। अच्छा। और जब रिलायंस के नंबर चलते थे, रिलायंस तो फ्री का फोन किया था उस टाइम 500 रुपए वाला। फ्री का फोन था वो, 93 से मेरा नंबर था। कठे जी ने वो नंबर नोट किया और मुझे कॉल किया, मैं मुकेश कठे हूँ और मैं आपकी दुकान में आया हूँ और मुझे आपसे मिलना है। मैं थोड़ा घबराया कि यार क्या बात होगी, होगी ऐसे, मतलब मेरे से मिलने आए हैं और ये तो बड़े गायक कलाकार हैं। उनसे मुलाकात करी, तब उन्होंने मुझे कहा कि एक एल्बम बन रही है और मुखड़ी तुम्हारी प्रीत हमारी, और मैं चाहता हूँ कि इसमें एक गाना आप भी करो। मैं घबरा गया, मैं बहुत घबराया भाई। मुझे लगा यार अपनी तो बस की बात नहीं है, मैंने एक्टिंग मतलब वीडियो में कभी एक्टिंग नहीं करी थी ना। उन्होंने कहा नहीं तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं पन्नू, मैंने तुम्हें देखा है स्टेज पे और तुम अच्छा करते हो। अच्छा, स्टेज पे आप पहले डांस कर चुके थे? हाँ, बीच में मैंने कुछ टाइम स्टेज प्रोग्राम, अब खा कीड़ा है ना, तो किया था। तो उन्होंने मुझे फिर एक मौका दिया। अच्छा, वो मौका ब्रजेश भाई मेरी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट था। भगवान ने मतलब शुरुआत कर दी थी मेरी अच्छे दिनों की, अच्छा, है ना। तो पहला गाना जब आप जैसे कर रहे थे, तो उस टाइम पहले दिन जब आपने कैमरा फेस करा था तो मैं बहुत घबराया। अच्छा, उस कैमरे की बात मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। विजय भारती, अजय भारती थे उसमें डांस डायरेक्टर और मुकेश कठे जी डायरेक्टर थे, और देहरादून में हम शूटिंग कर रहे थे। साहब चले गए शूटिंग करने के लिए। अब मैं बिल्कुल सिंपल, उस टाइम में बहुत दुबला पतला भी था और मतलब हीरो तो मैं लग ही नहीं रहा था कैसे भी लेकिन बुलाया गया। अब हीरोइन बहुत सुंदर, अच्छी पर्सनैलिटी उसकी, तो एक अंतर तो उसने हीरोइन ने मेरे साथ कर दी। दूसरी अंतर में उसने मुझे मना कर दिया कि मैं ये हीरो लग ही नहीं रहा, मतलब इसका स्क्रीन में अच्छी नहीं लगूंगी, इससे मेरी मैचिंग नहीं हो रही, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये तो बहुत ही नॉर्मल लड़का है। उस हीरोइन ने दोस्तों साफ इनकार कर दिया कि मैं इसके साथ काम नहीं करूंगी गाने में। अब सोचो मुझ पे क्या बीती होगी, मेरा दिल कितना टूटा होगा कि पहली बार मौका मिला और इतने लोगों के सामने इसने मना कर दिया। मेरी तो बेइज्जती हो गई बहुत तगड़ी। लेकिन भगवान मेरे साथ थे, ईश्वर मेरे साथ थे। कुछ मैंने ऐसे कर्म तो किए होंगे अच्छे कभी न कभी या मेरी मम्मी की भक्ति जी, मेरे पापा ने कुछ पुण्य किए होंगे कि उनके बच्चों पे ज्यादा दुख ना आए। मुकेश कठेत जी ने मेरा साथ दिया और उन्होंने कहा करेगा तो ये लड़का, कि ये लड़की हटेगी इस गाने से, लेकिन पन्नू नहीं हटेगा गाने से। अरे वाह, ये मेरे लिए एक पॉजिटिव लगा लो, मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते मतलब एक मॉरल सपोर्ट था उनका बहुत बड़ा। और ब्रजेश भाई फिर एक और नई लड़की आई, निधि नोटियाल। आज वो लड़की जो है बम्बई में, मतलब मुंबई में, वो कई टीवी सीरियल कर रही है, कोई फिल्में में करती है वो लड़की अब तो वो मेरी हीरोइन आई, उससे भी सुंदर, अच्छा, अच्छी खूबसूरत पर्सनैलिटी में एक बहुत ही प्यारी एक हीरोइन आई मेरे लिए, निधि नोटियाल। और फिर वो गाना मैंने उनके साथ किया, मुखड़ी तुम्हारी प्रीत हमारी, मेरा पहला वीडियो एल्बम। और ब्रजेश भाई वो जब गाना आया, कुछ ऐसे घटनाएं घटी कि वो गाना थोड़ा मेरा लेट रिलीज हुआ। अच्छा, जो नॉर्मल मतलब जैसे आज का हम गाना शूट करते हैं, दूसरे तीसरे दिन गाना आ जाता ना, तो ब्रजेश भाई अब घटना क्या घट गई कुछ शायद भगवान ने थोड़ी सी दया में कुछ कमी करी बीच में, या भगवान ने ध्यान कहीं और दे दिया और भक्तों की तरफ। कहने का मतलब ये कि कॉमेडी में कॉमेडी हो गई। अच्छा, मैं अपने सभी दोस्तों को बोल चुका था कि मैंने वीडियो एल्बम किया है और मेरा गाने आने वाला है। मतलब उस टाइम पे एक्साइटमेंट ही अलग होती है ना। मैं, आप बिलीव करोगे भंडारी जी, मैं दोस्तों के घर गया, आने वाला मेरा गाना, भाई तेरा भाई तो छा जाएगा। अच्छा, वो गाना नहीं आया, 15 दिन नहीं आया, 20 दिन नहीं आया, 1 महीना नहीं आया, 2 महीने नहीं आया। दोस्तों के घर मेरे दोस्तों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया ना, मतलब कुछ तो थे हरामी और कुछ थे टांग खींचने वाले, जिन्होंने मुझे बहुत चढ़ाया। आ भाई पन्नू, तेरे गाने तो पीवीआर में लगा हुआ है, ऐड आ रहा है पीवीआर में, पन्नू का गाना आ रहा है। मतलब बहुत खिल्ली उड़ी। और कुछ जो मेरे अच्छे दोस्त, मेरे खास शुभचिंतक थे, उन्होंने कहा अरे पन्नू भाई कोई बात नहीं यार, लेट तो होता ही है यार, इसमें क्या है, आ जाएगा। और बिलीव करना कि जब वो गाना आया, वो सीडी आई, उस सीडी को लेके मैं खुद
अपने दोस्तों के घर गया, तब जमाना होता था सीडी का प्लेयर का, VCD player उनको होता था। सीडी दिखा कर ये देखो मेरा नया गाना आया है, उनको मैं दिखाता था मेरे। तो बहुत सारे लोगों ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, वाह भाई वाह बहुत गजब पन्नू भाई तो छा गया, अच्छा काम कर रहा है। और कुछ लोगों ने तो ठीक है नॉर्मली Critics लिया तो मुझे, सब जगह ही होते हैं, क्रिटिक्स के लिए कोई वो नहीं है। नॉर्मली लिया हाँ ऐसा। अच्छा, तो ये आपकी जिंदगी जो थी, मतलब जो एक अजीब से ट्रैक पे चल रही थी, हाँ। इस गाने के बाद आपकी जिंदगी मुकेश भाई के ब्लेसिंग्स के साथ हाँ। एक ट्रैक पे आ गई। हाँ उसके बाद हुआ यूँ ना, जैसे अब वो गाना किया, वो गाना आया। अच्छा ये मेरे शब्द नहीं है, ये लोगों के शब्द है कि उस टाइम पर आज से 20, 22, 25 साल पहले उस जमाने में जो डांस या जो एक्ट मैंने किया लोगों को बोला यूनिक लगा कि भाई कोई नया लड़का आया है। क्योंकि मैं दिल्ली से था, मैं फोक थोड़ा कम, थोड़ा वेस्टर्न ज्यादा ना होता ना, बॉडी में थोड़ी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी मेरी। हाँ। तो लोगों को अच्छा लगा कि एक नया लड़का आया भाई, अच्छा उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं और वो लचक अच्छा लचक वचक मारता है ना। गोविंदा और वो तो भी है खैर। तो एक हमारे मित्र है सुभाष पोखरियाल अच्छा। और श्रवण भारद्वाज जी, ये भी उस टाइम पे वीडियो शूट करते थे। इनकी अपनी ए सीरीज नाम से कंपनी थी, श्रवण भाई वो सिंगर गायक कलाकार जानते होंगे ना आप। उनकी 5 एल्बम शूट होने के लिए जा रही थी और 5 एल्बम। अच्छा तो उस पे मुझे भी एज ए ग्रुप आर्टिस्ट, अच्छा, कैसा ग्रुप ग्रुप डांस के लिए हाँ। मुझे बोला गया, चांस मिल गया। तो मेरा दोस्त था धर्मेंद्र चौहान, वो उसमें एज ए डायरेक्टर थे। अच्छा। तो मुझे बुलाया गया और मैंने उस एल्बम में काम किया, उन 5 एल्बम में। तो मैं वहाँ पे डांस करने गया था ग्रुप के लिए, लेकिन मेरा एक स्वभाव होता ना, वो कहीं जाता नहीं ना, वो मेरे से तो कहीं ना कहीं निकल जाता बाहर। मेरा जो फनी स्टाइल था लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो श्रवण भाई जी मुझे बहुत अच्छा मानने लगे शूटिंग में कि यार ये लड़का बड़ा अच्छा है, फनी है, कॉमेडी करता रहता है शूटिंग में। तो उन्होंने एक बात करी आपस में डायरेक्टर से मिलकर कि भाई इस लड़के को एक गाना दे दो यार, इसने एक गाना तो पहले किया भी है, इसको हमारे एल्बम में भी एक गाना करने के लिए सोलो दे दो, मतलब यानी जो हीरो वाला रोल होता है, एक हीरो का कैरेक्टर दे दो उसको गाने करने के लिए। तो दोस्तों उसी के बाद फिर मुझे लीड करने का भी मौका मिलने लग गया। अच्छा, और वो भी मेरे से इतने इम्प्रेस हुए कि भाई उन्होंने मुझे 5 एल्बम में 2 गाने करने का मौका दिया। और धर्मेंद्र चौहान जो है हमारे डांस डायरेक्टर, हमारे मित्र, उनके डायरेक्शन में फिर मैंने गाने भी शुरू कर दिए एज ए लीड हीरो। अच्छा। तो ऐसे करते करते कारवां आगे बढ़ा। ये शुरुआत आपकी एक्टिंग की हो गई यहाँ पर। तो जैसे मैंने देखा बहुत सारे जगह स्टेज में आप गाना भी गाते हो, तो ये गाने का कैसे आया, मतलब गाने का स्टार्ट? देखो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या कि जब मैं छोटी मोटी एल्बम कर रहा था, तो इस बीच मुझ पे नजर पड़ी उत्तराखंड के गढ़ रतन श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी की। अच्छा। और उत्तराखंड के एक बहुत ही चर्चित डायरेक्टर और गायक कलाकार अनिल बिष्ट जी। अच्छा। तो उन्होंने भी मेरे गाने देखे, उनको भी लगा उस टाइम पे भाई ये लड़का थोड़ा सा अलग है, इसके अंदर पोटेंशियल देखा उन्होंने, फिटनेस देखी, मेरी लचक देखी, मेरी एनर्जी देखी। उनको लगा भाई इस लड़के को मौका देना चाहिए। और नरेंद्र सिंह नेगी जी की मेरी जो पहली एल्बम थी, जिनको हम बचपन में सुना करते थे, जिन गानों को, और मतलब आप बिलीव करोगे मैं इतना खुश हुआ जब मुझे फोन आया टी सीरीज से, और गाना था नई नई ब्योच मिट्टी मिट्टी छीन लगोला। ये गाना आपने भी देखा होगा पक्का। हाँ, तो उस गाने को जब मैं करने के लिए गया तो वहाँ श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी मुझे मिले, उनकी धर्मपत्नी जी उषा नेगी जी मुझे मिली, अनिल बिष्ट जी मुझे मिले, और भी तमाम बड़े बड़े कलाकार जिनको मैंने टीवी में देखा था, भावना भावनी, तारा भुसाई, संजीता कुकरेती, अतुल शाह जिनका मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, वो सब मुझे वहाँ मिले। मैंने वो गाना किया। आप देखो फिर भगवान की कृपा रही होगी मेरे पे ब्रजेश भाई, वो जब मैंने गाना किया तो फिर कुदरती ऐसी दया हुई भगवान की कि नेगी जी ने जब मेरा काम देखा, उनको लगा यार ये लड़का अच्छा काम कर रहा है, इसको इसके अंदर पोटेंशियल है, इसको और भी काम दिया जाए। फिर उसी एल्बम में मैंने एक गाना और किया, ना जा तो भेलू पाखान जी देरी घसेरी बोलूं माण। उसके बाद एक गाना और किया। ऐसे ही करते ये गाना मेरे लिए ना मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। और जैसे ये गाना आया, रातों रात लोगों ने मुझे पसंद किया और एक अच्छा मुकाम हासिल हुआ। फिर बीच में पता क्या हुआ ब्रजेश भाई, बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही थी, अच्छा नाम हो गया था उत्तराखंड में, मैं फिल्में कर रहा था, मैं गाने कर रहा था बहुत। लेकिन अचानक से 2012-13 में
पायरेटेड सीडियो का जमाना आ गया था, पायरेटेड सीडी, पायरेसी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उसके बाद हमारा जो उत्तराखंड फिल्म मीडिया या सीडी मीडिया का दौर कम होने लग गया। और फिर मैं एक बार फिर से स्टेज की तरफ घुस गया कि मुझे कुछ ना कुछ करना था। तब मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था और वहाँ भी मेरे गॉडफादर मुकेश कठेच जी निकले। अच्छा, वहाँ पर जैसे आप स्टेज करते थे तो मतलब जो सीढ़ियाँ कर रहे थे वो काम चल रहा था, तो जैसे वो कम होने लग गया तो जो स्टेज में जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स की बात आप हाँ, मैं स्टेज कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीडीओ में तब इतना काम नहीं था, कम बन रही थी, शूटिंग वूटिंग कम हो रही थी। तब मैंने स्टेज प्रोग्राम की तरफ रुख कर दिया दोबारा से, और मुझे फिर से मुकेश कठेच जी ने एक फिर से मौका दिया और अपने स्टेज कार्यक्रमों में एज ए कॉमेडियन अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी करने का मुझे मौका मिला। तो ब्रजेश भाई फिर मैं जब कॉमेडी करता था ना, तो सही माने बताऊं तो दिहाड़ी बहुत कम थी हमारी और बच्चे पालने थे, शादी हो गई थी मेरी। तो मैंने कहा भाई अब तो नहीं चलेगा। फिर मैंने करते करते फिर मैंने कठेच जी को बोला, कठेच जी कुछ और भी काम दो मुझे। फिर मुझे मुकेश कठेच जी ने ही एज ए मंच संचालक उन्होंने मुझे एंकर का भी काम सौंपा कि तुम एंकरिंग करो पन्नू, ऐसे ऐसे बोलना होता है। उन्होंने मुझे सिखाया, ऐसे शब्दों को बोलो, ऐसे मेहमानों का सम्मान किया जाता है, ऐसे बोलना है इस टाइम पर, ऐसे करना है, ऐसा करना है। और फिर मुकेश कठेच जी की ही सानिध्य में रहकर मैंने एंकरिंग शुरू करी। अच्छा, फिर एंकरिंग पे आ गया। कुछ साल मैंने एंकरिंग करी, लेकिन फिर वही ब्रजेश भाई, पैसा कम था। हमारे उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य है ब्रजेश भाई कि हमारी इंडस्ट्री में पैसा बहुत कम है। आर्थिक जो है ना, एक सुरक्षा नहीं है लोगों के बीच, बिल्कुल भी नहीं। आर्थिक सुरक्षा। देखो, मैं जो नई पीढ़ी है, इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके पास आपका बैकअप है, आपके मतलब इनकम सोर्स अच्छी है या आपकी कोई जॉब वगैरह है, तो आप एक्टिंग में जरूर आइए। अगर आप फुल टाइम एक्टिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल मत आइएगा, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे। देखो, हमने तो खैर कई काम करने शुरू कर दिए, हम एक्टिंग भी करते हैं, हम सिंगिंग भी करते हैं, हम एंकरिंग भी करते हैं, तो हमारा तो चल रहा है क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया है। लेकिन जो नई युवा पीढ़ी ब्रजेश भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें कहना चाहूँगा कि आप फुल टाइम इस वीडियो एक्टिंग लाइन को मत बनाइएगा, आप जॉब कीजिए। कभी आपको अगर मौका लगता है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है ऑफिस से, तो आप बिल्कुल आप एक्टिंग में आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पैसा नहीं है इतना। तो फिर क्या फायदा जब आपको पैसा नहीं मिलेगा। स्टेज पे जैसे आप जाना आपने शुरू कर, तो स्टेज का जो आप करते थे, स्टेज पे जो भी करते थे, जो कॉमेडी करते थे या जो भी आप गाना वाना गाते थे, जैसे मैंने खुद आपका एक स्टेज शो में जब सबसे पहली बार, अगर मैं बताऊं कि मैंने सबसे पहली बार आपको कहाँ देखा, तो नोएडा में सेक्टर 19 का एक मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर, उसमें मैंने आपको देखा था सबसे पहली बार। मैं वो प्रोग्राम देख रहा था, मेरे घर के पास ही है, मैं वो प्रोग्राम देख रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप आ रहे हैं उत्तराखंड के सुपरस्टार पन्नू बसाई, जो आपको कुछ मतलब कॉमेडी में कुछ मिमिक्री करेंगे। तो फिर वहाँ पर आपने उसने शाहरुख खान वाली वो करी थी कॉमेडी एक कि बाल झटक, वो बाल में उसके बाल वो कर रही है लड़की, और फिर मुंडना कटोर, हाँ वो कि जूं नीचे गिर रहे हैं ऐसे करके। तो वो आपने करा, तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि आपको मैंने भी उस टाइम पे फर्स्ट टाइम देखा था और रिकग्नाइज करा था कि अच्छा, हमारे उत्तराखंड में भी ऐसा काम करने वाले, मिमिक्री करने वाले लोग हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि तो आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि फिर मैं मिमिक्री में क्या क्या करूँ, कैसे करूँ? ब्रजेश भाई, मैं ना मिमिक्री में स्कूल टाइम से ही करता था। अच्छा, आती थी मुझे कुछ आवाज़ें निकालनी, और यही मेरा प्लस पॉइंट रहा स्टेज कार्यक्रमों में आगे बढ़ने का। उस जमाने में एक मैं ही ऐसा कलाकार था उत्तराखंड में जो हिंदी कलाकारों की आवाज़ें गढ़वाली में निकालता था। अच्छा, शाहरुख खान, अमजद खान, अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, मिथुन चक्रवर्ती, सबकी आवाज़ें मैं गढ़वाली में निकालता था। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि कॉमेडी करने लग गया था मैं, एंकरिंग, लेकिन पैसा बहुत कम था। फिर मैंने अपने आप को एज ए सिंगर, और सिंगर बनाने में भी मेरा एक दोस्त है गौतम सिंडुली, आप जानते होंगे, वो हमारे दोस्त थे, वो गाने वाने गाते थे। वो हमारे कठेच जी के ग्रुप में थे, वो बहुत अच्छे गाने गाते हैं हमारे गौतम भाई। उनको देख देख के मुझे बड़ा जुनून सवार हुआ हमारे अंदर। मैंने कहा यार, गौतम भाई भी कलाकार ही है, वो भी अच्छे गाने भी गाता है, तो मुझे भी गाने गाने चाहिए, गानों में अच्छा है। क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है ना, फिल्म इंडस्ट्री, ये सिंगर बेस है, सिंगरों का अच्छा दबदबा रहा है यहाँ पे। तो भंडारी जी, फिर मैंने सिंगर बनने का सोच लिया।
अच्छा, फिर सिंगर बनने का और फिर मैंने वैसे मेरे कुछ ऑडियो वीडियो भी है मेरे। गंगोत्री फिल्म से मेरा ऑडियो है, और मेरा रॉकविल कंपनी से मेरा ऑडियो है, लक्ष्मी फिल्म से मेरे ऑडियो वीडियो है। और मैंने आपको मैं बता दूं और जनता को बता दूं कि मैंने ऐसे फिल्म में डायरेक्ट करी है मायादार, उसके लिए गाने भी गाए थे मैंने, स्क्रिप्ट राइटिंग करी है मैंने। तो काम मैंने काम कोई नहीं छोड़ा हुआ, कोई नहीं छोड़ा है, ये ईश्वर सभी रहा है। पर अब मैं स्टेज पर एज ए सिंगर, एज ए एंकर जाता हूँ। और आज भी हमारा प्रोग्राम है दोस्तों कितवाई नगर में, और वहाँ भी आज हमारा प्रोग्राम है। वहाँ पर मुकेश कटेच जी की ही निर्देशन में है आज भी, और वहाँ पर गजेंद्र भाई आ रहे हैं, उषा पांडे आ रही है, मैं हूँ, शगुन उनियाल है, और भी कलाकार हैं। अच्छा, मैं जैसे आप यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, उत्तराखंड में भी काम कर रहे थे, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं टीवी पे, फिल्मों में बाहर मुंबई जाऊँ या कहीं और स्ट्रगल करूँ या कहीं और ट्राई करूँ? सही बताऊँ तो एक बार आया था मेरे दिमाग में ऐसा कि चलो एक बार मुंबई जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारियाँ इतनी थी ना, मम्मी ने मना कर दिया, नहीं तू बाहर नहीं जाएगा कहीं, वहाँ पर तो गुंडागर्दी होती है, वहाँ तो दारू पीना सीख जाएगा, वहाँ तो ये सीख जाएगा, वो सीख जाएगा, मतलब तमाम ऐसी चीज़ें है ना। फिर मैं अपने फैमिली के खिलाफ मैं कभी नहीं जा सकता, ना आज तक गया हूँ और ना कभी जाऊँगा। मेरे लिए सबसे पहले मेरी फैमिली है, तो मेरे पे मुंबई गया भी नहीं। और कुछ एक वजह ये भी रही ब्रिजेश भाई, अगर मैं अब जितना नाम मैंने यहाँ कमाया है, अगर मैं वहाँ जाता, देखो वो तो एक इत्तेफाक वाली बात है कि मुझे कोई अच्छा रोल मिल जाता, वरना मुझे वहाँ स्ट्रगल करना पड़ता, ऑडिशन देने पड़ते, और मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ता। मैं इसलिए भी नहीं गया, मैंने कहा चलो उत्तराखंड में ही अपनी रोजी रोटी लिखिए, क्या पता। पर हाँ ये ज़रूर है ब्रिजेश भाई, अगर कभी किसी डायरेक्टर के माध्यम से कोई अच्छा ऑफर आएगा मुझे, अगर क्योंकि मैं इसलिए ये बात आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि आज की डेट में आपके जितने गाने हैं, चाहे वो क्रीम पाउडर हो या ढाई लहाते धमेली वाला जो गाना है वो मतलब सब में आप एक्ट करते हुए दिखाई देते हो, और इतने मिलियंस में उसके व्यूज़ हैं। तो ये दुनिया देख रही है उन सारे गानों को। आज उत्तराखंड की इंडस्ट्री ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित है, हमारे उत्तराखंड के लोग दुनिया के हर कोने में हैं, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया से बाहर हो, और सब जगह हमारे उत्तराखंड के कलाकार भी बाहर जा के परफॉर्म कर रहे हैं, आपने भी परफॉर्म करा होगा। तो मैं उस वजह से बोल रहा हूँ कि अगर आपको कभी मौका मिलता है ऐसी जगह जाने का, तो मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो कैसे आप करोगे, या मतलब कैसे क्या सोचोगे अगर ऐसा कभी अगर आपको मिले? मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा ब्रिजेश भाई, आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा जी हो जाए तो। देखो मुंबई एक हर कलाकार का सपना होता जाना, लेकिन अगर वहाँ पे अगर जाके धक्के ही खाने हैं, स्ट्रगल ही करना है, और अब इतना समय भी नहीं है हमारे पास कि मैं अब जाके वहाँ पर स्ट्रगल करूँ, है ना। तो मैं इसलिए नहीं गया। हाँ जाऊंगा तब अगर कोई एक अच्छा लेवल का कोई डायरेक्टर, मेरा कहने का मतलब कोई जहाँ पे मुझे लगेगा हाँ पे मुझे एक अच्छा रोल मिलेगा, अच्छा रोल मिलेगा, तो मैं जरूर जाऊंगा, जहाँ पर मतलब कंफर्म हो कि रोल मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे सर क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं समझ गया आपकी बात। तो पन्नू भाई आपसे बातें करके बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, सफर भी हमारा धीरे धीरे चलता ही जा रहा है। धन्यवाद। ऐसे इस बातचीत के बीच मेरे दिमाग में ना एक बात आई, जैसे आपने अपनी लाइफ के बारे में इतना कुछ बताया, अपने इंडस्ट्री के बारे में इतना कुछ बताया, तो मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा आपसे कि मतलब जैसे मैंने देखा है जनरली जैसे और जैसे मुंबई है या भोजपुर है और इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनमें भी बड़ा मतलब कंपटीशन होता है और बहुत चीज़ें होती हैं। तो क्या हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी ये सब चीज़ें होती हैं, कंपटीशन है या मतलब राइवलरी है, या लोगों से एक दूसरे से जेलसी तो नहीं कहेंगे, मतलब एक दूसरे से कुछ इस तरीके से है चीज़ें? अगर आपने भी ये चीज़ें फेस करी हैं कभी क्या? बिल्कुल भंडारी जी, हमारी भी फिल्म इंडस्ट्री हुई ना, जैसे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है, और अक्सर आप देखते होंगे न्यूज चैनलों में कि भाई उस फिल्म से उस हीरो का पत्ता काट दिया गया, उस हीरो ने उसको बाहर कर दिया, उसकी एंट्री करवा दी। ऐसी ही सेम हमारे उत्तराखंड में भी है, और खास करके मुझे तो ये चीज़ें बहुत फेस करने को मिलती है। अच्छा, आप बिलीव करोगे, देखो कई ऐसे कलाकार हैं हमारे उत्तराखंड इंडस्ट्री में जो मेरे सामने तो पन्नू भाई नमस्ते, पन्नू भाई आप ये, पन्नू भाई, लेकिन मेरे पीठ पीछे इतना खंजर घोंपते हैं, बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, क्योंकि आपका बहुत बड़ा चैनल है और पता नहीं कहाँ ये वीडियो पहुँच जाए और कहीं मेरे दुश्मन बन जाए। मेरे वैसे इतने दुश्मन इस इंडस्ट्री में भंडारी जी, लेकिन हाँ मेरे इस इंडस्ट्री में मेरे तो भाई बहुत दुश्मन हैं दोस्तों, और मैं अखबार कई बार मैं डालता हूँ पोस्ट वगैरह, उनका नाम नहीं देता हूँ मैं। कई लोग चिढ़ते हैं कि पन्नू भाई कॉमेडी भी करता है, पन्नू भाई फिल्म में हीरो बनता है, फिल्म में विलन बनता है, पन्नू भाई एल्बम कर रहा है, पन्नू भाई स्टेज कार्यक्रम कर रहा है, पन्नू भाई गाने भी गा रहा है, मतलब सारा काम पन्नू भाई ने ही हथिया लिया है।
अब देखिए दोस्तों, अगर मुझे भगवान ने, ईश्वर ने टैलेंट दिया है गाना गाने का, विलन बनने का, कॉमेडी करने का या हीरो बनने का, तो वो टैलेंट अपना अपना टैलेंट है, अपने अपनी किस्मत है सबकी, है ना ब्रिजेश भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन भाग्य कई के आगे लोग तो कुछ नहीं। मेरे बहुत पत्ते काटते हैं, और ये उत्तराखंड इंडस्ट्री में भी सब चीजें हो गई है शुरू। मतलब यहाँ कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं, अगर किसी सिंगर ने मुझे बोला, किसी सिंगर ने बोला भाई या कोई जैसे प्रोड्यूसर है, हाँ। उसकी डिमांड है वो एल्बम कर रहा है, तो उसने कहा कि भाई इस गाने के अकॉर्डिंग हमें पन्नू गुसाई चाहिए। अच्छा। लेकिन कई डायरेक्टर ऐसे हैं ब्रिजेश भाई हमारे यहाँ पे जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो पन्नू गुसाई को पत्ता काट देते हैं, अच्छा वो अपने बंदों को अंदर घुसेड़ देते हैं। अच्छा। उनका कहने का मतलब ये होता है कि यार पन्नू भाई ना बहुत पैसे मांगता है, पन्नू भाई ना बहुत एटीट्यूड वाला है, पन्नू भाई मतलब नेगेटिव आपके बारे में मेरे बारे में नेगेटिव बातें बता देते हैं, Negative प्रोड्यूसर को, डायरेक्ट मतलब सिंगर को। तो मेरे कई अच्छे अच्छे गाने मेरे से छूट जाते हैं। अब मैं ऐसे क्या बोलूं, तमाम ऐसे गाने दोस्तों जिनमें आप लोगों को लगा होगा, जिन गानों को आने पे कि इस गाने में पन्नू भाई होना चाहिए था, इस गाने में पन्नू गुसाई होना चाहिए था, इस गाने को पन्नू भाई अच्छा कर सकता था, तो लगा लीजिए ऐसा होता है। मुझे कई गानों के ऑफर आते हैं, लेकिन ये अक्सर लोग जो नेगेटिव आपके लिए कह देते हैं, ऐसे ही है प्रचार बस। करते हैं, मतलब जो नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं आपका, या मतलब जैसे इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मतलब जैसे आप तो अपनी राह पर हैं, और सबसे बड़ी बात है आप भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, और आपका ये मानना है, मेरा भी ये मानना है कि जो ऊपर वाले ने जो हमारे लिए लिखा है वो अच्छा ही लिखा होगा। पर कई लोग होते हैं समाज में, हमारे हर जगह हर इंडस्ट्री में होते हैं लोग, जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हो कि हर इंडस्ट्री में वो लोग होते हैं कि कुछ ना कुछ इस तरीके का वो कर देते हैं कि मतलब जैसे इमेज को आपको खराब करने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैं भंडारी, देखो ये तो हर फिल्म मीडिया का हाल है, बुरा हाल है। लेकिन अगर हम लोग देखो, अभी हमारा पहाड़ है, अगर हम लोग ईमानदारी से काम करें ना ब्रिजेश भाई, तो हम लोग एक हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ही इतना कंपटीशन हो गया, इतना भाई भतीजावाद हो गया है, और इतना भाई मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं सिर्फ अपने बंदों को ही काम दूंगा, मैं किसी और को काम नहीं दूंगा, चाहे कितना टैलेंटेड एक्टर हो दूसरा, उसकी अगर डिमांड करिए प्रोड्यूसर है तो उसका माइंड ऐसे घुमा देते वो, अरे नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, मतलब करके पत्ता काट देते। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान ने लिखी हुई रोजी रोटी। मैं उन सभी डायरेक्टर को कहना चाहूंगा कि जो मेरा काम से मेरा पत्ता काट देते हैं, ईश्वर ने, अगर आप मेरा पत्ता किसी एल्बम से काटोगे ना तो मेरे लिए स्टेज प्रोग्राम बचे हुए हैं। लेकिन आप लोग कहां जाओगे सोचो, रस्सी जल के पीछे कोई आती है दोस्तों। अभी आप ऐसे कर रहे हो, कल को कोई ना कोई आपके साथ भी ऐसा ही करेगा, ये ध्यान रखना। पन्नू भाई आपसे बातें करके बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं अपनी बातचीत को वैसा मन तो नहीं है कि इस बातचीत का हम अंत करें, बट फिर भी हमें एक हमारा भी समय की सीमा का हमारा भी दायरा देखो ना, इतना लंबा रास्ता हमारा दोस्तों यूं ही कट गया। भाई के सवाल ऐसे ऐसे थे कि मैं भी खो गया, और मैं अपने बचपन में भी पहुंच गया, अपनी जवानी में भी पहुंच गया, अपने वो स्ट्रगल भरे वाले दिन भी मैंने याद कर लिए, और अपने इंडस्ट्री की बात भी करी। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा सभी दोस्तों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं हमारा, कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि बढ़िया बढ़िया फिल्मों की गपशप, कलाकारों के इंटरव्यू और यहाँ वहाँ की अच्छी अच्छी खबरें आपको देखने को मिलती रहे, आप तक पहुँचती रहे। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक पहुँच जाए। और भाई को सपोर्ट जरूर करना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। जय उत्तराखंड। जय भारत।